नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी मौजूदगी आज अयोध्या में है। अयोध्या में जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा है, वो मिल्कीपुर विधानसभा जिसमें आज बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अयोध्या का माहौल बदला हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये तो 24 का हिसाब 25 में सेटल हो गया। सवाल ये है कि क्या 27 की रेस में योगी आदित्यनाथ निकल गए हैं। उधर दिल्ली में भी आज बड़ा संदेश हुआ है। 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले एक टेस्ट, कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत ही बम्पर वोटों से जो मिल्कीपुर में जो जीत हासिल की बीजेपी ने ऐतिहासिक। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम। बताइए, बदला पूरा हुआ। क्यों बदला पूरा हुआ? बदला क्यों पूरा हुआ? जो धोखा देकर भ्रम फैलाकर समाजवादी पार्टी ने सीट जीती थी, आज जनता ने 61,000 से हटाकर वो बदला पूरा कर लिया। 27 की रेस के लिए संदेश है। मिल्कीपुर की महान जनता ने ये विजयश्री, ऐतिहासिक विजयश्री दे करके ये बता दिया कि अयोध्या का असली राजा प्रभु श्री राम है, ना कि ये। ठीक, आप बताइए। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने जो राजनीतिक प्रतिष्ठा अयोध्या की विरोधियों ने गंवाई, खराब किया था, उसको पुनः वापस किया है। ठीक है, ये लोगों की राय है। लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक आज भगवा लहरा रहा। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई, तो मिल्कीपुर उपचुनाव में शानदार विजय हासिल कर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला पूरा कर लिया। दिल्ली चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते थे कि इस जन्म में वो आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते, आपको हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये मोदी का मैजिक है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, 3 बार मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली पर राज किया, वो केजरीवाल अब की बार नई दिल्ली से अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। वहीं केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए, जबकि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस बम्पर जीत के साथ 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हो गई। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद और विकास की जीत बता रही। बीजेपी ने जीत के साथ ही पोस्टर जारी करते हुए लिखा, दिल्ली से आपदा गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ। ये अहंकार और अराजकता की हार है। ये मोदी की गारंटी और मोदी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। वहीं स्वाति मालीवाल ने लिखा, अहंकार रावण का भी नहीं बचा था। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया। लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। की जनता का आभार, जिन्होंने शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है। आपके पाप का घड़ा भर चुका था। दिल्ली विकास के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी, और वायदा खिलाफी जो केजरीवाल जी और उनकी टीम ने की थी, वो एक तरह से लगता था अली बाबा और 40 चोर कुल मिलाकर दिल्ली को लूटने के लिए कूद पड़े कि आम आदमी पार्टी से लोग कितने तंग थे। ये आपदा जो दिया गया ना, ये बिल्कुल सही था। जैसे देश और दुनिया के सामने कोविड क्राइसिस थे, वैसे दिल्ली के सामने केजरीवाल क्राइसिस। दिल्ली में बीजेपी की जीत बड़ी है, लेकिन उतना ही बड़ा मैसेज आया रामनगरी अयोध्या से। मिल्कीपुर में बीजेपी ने जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से मिली हार का बदला पूरा कर लिया। मिल्कीपुर की लड़ाई सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए नाक की लड़ाई बनी थी। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच पर डटे रहे, लेकिन अवधेश प्रसाद का दलित बेटी की हत्या को लेकर फुट फुट कर रोना, आंसू बहाने का दांव खेलना। साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो?
अखिलेश यादव का हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए महाकुंभ में डुबकी। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव की महाकुंभ में गहरी आस्था बताना। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट जीतने के सारे दांव खेले, लेकिन योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व और सनातनी एजेंडे के सामने सारे दावे फेल हो गए। मिल्कीपुर की जनता ने बीजेपी को बम्पर वोट दिए। शायद अखिलेश यादव को पहले ही एहसास था कि वो चुनाव हार रहे, इसीलिए नतीजों से पहले ही चुनाव आयोग को मर गया कहकर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश हुई। इतना ही नहीं, हार के बाद भी अखिलेश यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। अखिलेश ने बीजेपी पर चुनावी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया, अधिकारियों पर हेराफेरी करने की बात कही, बीजेपी की इस बम्पर जीत को झूठा बता दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने लिखा, लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुंडई, लूटपाट और यहाँ तक जो चुनाव में अधिकारी कर्मचारी लगाए गए थे, चाहे पीठासीन अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, उनके बारे में मैंने भारत के चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को और जो ऑब्जर्वर आए थे दो, उनसे मिलकर और यहाँ की प्रेस को और सबको हमने बताया था कि जो पीठासीन अधिकारी लगाए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मिल्कीपुर की जीत तो निश्चित तौर से बहुत ही आनंदित करने वाली है और समाजवादी पार्टी को उसके जो कारनामे हैं उसका जवाब देने वाली यह जीत है। और ऐतिहासिक जीत के लिए मैं चंद्रभानु पासवान जी को और वहां भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को और वहां की जनता को बधाई देता हूं। अखिलेश जी ने पहले ही चुनाव आयोग को कह दिया था कि चुनाव आयोग मर गया है, इसीलिए इसकी सजा जनता ने सुनाई है। चुनाव आयोग भी जिंदा है और समाज भी जिंदा है और लोकतंत्र भी जिंदा है, संविधान भी जिंदा है और जब तक ये जिंदा रहेगा कोई उन्हें हरा नहीं सकता। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। साफ है, दिल्ली और मिल्कीपुर जीत से मोदी और योगी पर जनता का विश्वास बढ़ा है, लेकिन क्या केजरीवाल और अखिलेश की नेगेटिव राजनीति को करारा झटका लगा? सवाल ये भी है कि क्या मिल्कीपुर की हार ने अखिलेश के लिए 2027 की राह और मुश्किल कर दी है? क्या इस जीत के साथ योगी आदित्यनाथ का 2027 का रास्ता साफ हो गया? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रशांत कुमार यादव आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और साथ ही यहाँ पर अयोध्या की जनता मेरे साथ मौजूद है। मैं फराज किदवई आपसे शुरू करता हूँ और पहला सवाल है, मैं कह रहा था कि रोने वाला दाव काम नहीं आएगा। लोग कह रहे थे कि ये गफलत में है, गलत तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप मानने को तैयार नहीं थे। आज भी रामगोपाल यादव कहते नजर आए कि गंगा में लाशें तैर रही हैं, बावजूद इसके कि हार पर इंट्रोस्पेक्ट करें, एक तस्वीर नहीं दिखा पाए, आज भी उनको गंगा में लाशें तैरती दिख गई। राकेश जी देखिए, अभी आपने बोला ना कि आंसू बहाने वाला दांव नहीं चला। दलित जब दलित बेटी की कहीं पर हत्या होगी, उसके साथ अत्याचार होगा, हमारे सांसद आंसू बहाएंगे। उसको मीडिया चाहे दांव बोले, भारतीय जनता पार्टी नौटंकी बोले, जो बोलना हो बोले, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए समाज के लिए वैसे ही खड़ी रही। अभी अनुराग ठाकुर जी ने बोला कि आपदा जो है वो चली गई। आपदा गई कि नहीं गई मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में विपदा जरूर आ गई है भारतीय जनता पार्टी की।
क्यों? अभी क्या बोल रहे थे कि मोदी और योगी की गारंटी, किस बात की गारंटी? महंगाई की गारंटी, पेपर लीक की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी, आर्थिक असमानता की गारंटी, किसानों की बर्बादी की गारंटी, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, गरीबी की गारंटी, किसानों की बर्बादी की गारंटी। किस चीज की गारंटी की बात कर रहे हैं आप? मोदी की गारंटी 2014 से राकेश जी भारत देख रहा है और उत्तर प्रदेश भी देख रहा है। फराज और कर रही ये बातें जो आपने गिनाई ये तब अच्छी लगती है ना सर, जब चुनाव होने वाला हो, वोट पड़ने वाले हो, तब ये बातें अच्छी लगती हैं। कम से कम जिस दिन जनादेश आ गया उसका सम्मान करना सीखिए। तो विपदा आई है कि क्या हुआ है ये थोड़े समय बाद तय हो जाएगा। जब अगला चुनाव आएगा तो साबित करिएगा कि जो आया है वो विपदा है कि क्या है। इन्होंने कहा कि आपदा करके जी इनको वोट मिल गया, तो ये विपदा आई है कि क्या, ये वो बात की बात है अगले चुनाव में साबित करिएगा जब 5 साल बाद फिर दिल्ली में चुनाव होंगे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और आपने कहा कि मीडिया कह रही है। हम नहीं कह रहे भाई रोने वाला दाव, जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं। हमने उनके आधार पर सवाल पूछा है। आप अभी भी एक लाइन का जवाब नहीं दे पाए कि रामगोपाल यादव आज ये कह रहे हैं कि गंगा में लाशें तैर रही हैं। देखिए आज ये बात कह रहे हैं, जब एक जनादेश आया उस दिन ये बात कर रहे हैं। राकेश जी, कोविड काल में गंगा में भी लाशें तैर रही थी और यमुना में भी तैर रही थी, लेकिन आप तब भी नहीं। अरे भैया कोविड काल है फराज की भाई, नहीं, अरे कोविड से देश आगे निकल चुका है, तो कोविड काल की बात मत करिए। किस संदर्भ में बातें कही गई? महाकुंभ में हादसा में लाशें तैर रही है, रेत के नीचे दफना दिया गया, इन्होंने ही कहा था। एक लाश खोद कर दिखाइए ना भाई। सुनिए राकेश जी, मीडिया का एक तबका और कुछ चाटुकार पत्रकार नहीं मानेंगे कि कोविड काल में गंगा में लाशें तैर रही थी। तो भैया सुनिए, जो आपको चाटुकार लगे उसके सामने जाकर ये बात करिएगा। फराज किर भाई मेरे सामने मत किया करिए। वहाँ लाखों लोग एक साथ डुबकी लगा रहे हैं और अभी भी आपको ये लगता है कि लाशें तैर रही है, किसी ने देखा नहीं। लाखों आंखों के सामने रेत में लाशें दफन कर दी गई, किसी ने देखा नहीं। एक वीडियो आप दिखा नहीं पाए। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी हत्या की थी कोविड काल में, इन्होंने लाशें तैरती रही, ये नहीं मानते रहे। पूरे भाई फिर आप कोविड काल पर चले गए। फराज किर भाई आगे निकलिए। 27 की बात करते तो फिर भी समझ में आता। रोहन गुप्ता आप रिप्लाई करिए, फिर मैं लोगों के बीच जाता हूँ। अभी लोगों की राय क्या है, एक बीजेपी का रिप्लाई सुन लीजिए, उस पर भी चला जाऊंगा। सुनिए रोहन गुप्ता, ये अभी भी कोविड काल पर चले जा रहे हैं। 27 की बात नहीं कर रहे, आज की बात नहीं कर रहे, आज नतीजा आया उसकी बात नहीं, कोविड में लोग मरे उसकी बात करेंगे आज। देखिए इसी मान जवाब दिया है। इनको मालूम नहीं है धरातल की क्या राजनीति है, वही ईवीएम वही घीसी-पीटी बात है। इनको समझना पड़ेगा कि देश की जनता, राज्य की जनता क्या चाहती है, और यही डिसीजिव मैंडेट जब भाजपा की फेवर में है, पूरे विपक्ष के मुंह पे तमाचे की तरह है जो उनका अहंकार है, और जिस प्रकार से वो अहंकार सर पे चढ़ के बोला था, उसका जवाब आज दिल्ली की जनता और यूपी की जनता ने दिया है। और लोकसभा चुनाव के बाद में अयोध्या के नाम पे जो नकारात्मक राजनीति की, आज उसका फुल स्टॉप जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया। और केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी दोनों आपको चुनाव आयोग के दफ्तर के बाद मिलके पुराने भाई कुंभ के मेले में मिलते हैं, वैसे दोनों मिलके प्रदर्शन करते पाए जाएंगे। ये बात मैंने 1 महीने पहले बोली थी, जो आज साबित होने जा रही है। ठीक है फराज किदवई आपने, हाँ ठीक है। फराज किदवई अभी कह रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता कि दलित बच्ची के साथ खड़े हैं। जो अवधेश प्रसाद रोए, कह रहे हैं ये नाटक नहीं था, सही में रो रहे थे। तो सवाल है कि मोहित खान के समय चुप क्यों रहे? मोहित खान के समय चुप इसलिए थे कि जो अपराधी था वो अल्पसंख्यक था, उनका वोट बैंक होता है वो। अभी इनके ढोंग का तुरंत मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। फराज किदवई जी अगर जवाब दे सकें तो यहीं पर दे जवाब वो कि उसी रात में एक और दलित की सरियावा में जो है हत्या हुई, और हत्यारा जानते हैं कौन था? मान सिंह, समाजवादी पार्टी का। किस दिन हुई थी? उसी रात में हुई थी जिस दिन उस लड़की की हत्या हुई थी यहाँ पर, जिसके लिए अवधेश प्रसाद रो रहे थे। और वो भी दलित। क्या हुआ जरा फिर से बताइए। मैं बता रहा हूँ, एक चौकी सी जगह है, सरियावा। अच्छा क्या हुआ वहाँ? एक मैरिज-लैंड जो निर्माण। अरे रुकिए फराज किदवई, जरा सुनिएगा। एक यहाँ के लोकल है, बता रहे हैं जिस घटना को लेकर अवधेश प्रसाद ने रोया, ठीक है, उसी दिन एक और घटना हुई। अब जरा सुनिएगा इसकी सच्चाई। मैं उनका और सपा का दोहरा चरित्र बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उसी रात में एक दलित चौकीदार की हत्या हुई।
जिसमें समाजवादी पार्टी का मान सिंह यहाँ का जिला पंचायत सदस्य है और प्रदेश योजना सभा का भी पदाधिकारी है। की हत्या हुई, चौकीदार और चौकीदार की हत्या हुई पीट पीट करके। उसमें मान सिंह का सगा भाई जो है आरोपित हुआ और गिरफ्तार भी हुआ। उसके यहाँ अवधेश प्रसाद आंसू बहाने नहीं गए, उसके यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता नहीं गया और यहाँ पर ढोंग करते हैं। ठीक अब फराज की दो रिप्लाई करिए भाई। ये दलित प्रेम बड़ा दिखावा है। मोहित खान के समय छुपी थी, जिस बच्ची को लेकर जो अपराध हुआ है, जिसको लेकर आंसू बहाए अवधेश प्रसाद ने, उसी दिन एक और दलित चौकीदार की हत्या कर दी गई। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का आदमी उसमें शामिल है, उस पर भी नहीं आंसू बहा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का आदमी शामिल है कि नहीं है, अब ये अगर कोई एफआईआर हुई हो तो आप मुझे दिखा दीजिए, या आपके पास अगर कोई रिपोर्ट हो तो दिखा दीजिए। लेकिन मेरी यही शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बलात्कारी नेता हैं, उनको मोहित खान था ना? किया जाएगा। अच्छा चलिए, मैं इनकी बात छोड़ देता हूँ। मोहित खान था ना भाई? मोहित खान के समय बोला, मोहित खान के समय बोला आपने, क्या साबित हो गया? अरे तो बोला, तो बोला आपने, नहीं तो बोला आपने। आरोप लगाना पुलिस ने, अरे भाई मैं कह रहा हूँ आरोप लगाना मोहित खान पर, कन्नौज पर बोला आपने। उस दलित बच्ची के साथ जाकर खड़े हुए फराज की भैया, राम दुलार गौड़ के ऊपर साबित हुआ था, उसके ऊपर कोई बोला? आप बोले राम दुलार गौड़ भारतीय जनता पार्टी का सजा याफ्ता मुजरिम में बलात्कार का, बच्ची के साथ बलात्कार किया था, उसके ऊपर कौन बोला? अरे तो मुजरिम है तो मुजरिम है, मुझे क्या लेना देना है भाई? क्यों आप बोलिए उस पर? नहीं, अगर बीजेपी अपने किसी ऐसे आदमी को डिफेंड करेगी जो मुजरिम होगा तो उससे भी सवाल करूंगा, उस पर डिबेट होगी तो उस पर भी सवाल करूंगा। और मान लीजिए आपके हिसाब से बीजेपी डिफेंड कर रही है, तो इसीलिए आप भी अपने मुजरिम को डिफेंड कर रहे हैं क्या? राकेश जी, किसने डिफेंड किया? मैं तो बोल रहा हूँ। तो नहीं बोलेंगे तो डिफेंड ही करना हो जाता है भाई साहब, नहीं बोलते तो डिफेंड ही करना हो जाता है। बलात्कारी है, बोलिए कि महाराजगंज में इनके ठीक है। अवधेश जी एक टिप्पणी, ठीक। अरे तो ठीक, फिर वही बात है। अवधेश जी, उनकी कमीज ज्यादा काली है, मेरी कमीज थोड़ी सी कम काली है, इसलिए भाई हम बोलेंगे नहीं, काली रखेंगे, हमको बहुत पसंद है। लेकिन मेरा सवाल अवधेश जी ये है कि दिल्ली टू मिल्कीपुर, क्या ये वाकई बदलापुर रहा और एक संदेश यूपी में 27 के लिए और दिल्ली में आगे 29 के लिए? क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, मिल्कीपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी एक पक्षीय तरीके पर से नहीं जीतती, एक पक्षीय जीत उसकी नहीं होती, तो मैं ये मानता कि जितना भारत को मैं मानता था कि भारत को मैं समझता हूँ और यहाँ आ रहे बदलाव को समझता हूँ और लोगों के अंदर अपने देश, सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, धर्म को लेकर जो चेतना जागृत हुई है, उसके आधार पर परिणाम निर्धारित होते हैं। तो मैं मानता कि नहीं, मेरे को नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। मैं लगातार बोल रहा हूं कि अवधेश प्रसाद की विजय के बाद विनम्रता दिखाने की बजाय ये मान लेना कि ये बीजेपी से लोग गुस्से में है, अयोध्या को अस्वीकार कर दिया है, राहुल गांधी जी की भाषा और अखिलेश यादव जी की भाषा, उनको जगह जगह ले जाना, और जिस शहर में 16 करोड़ लोग एक वर्ष में आ रहे हैं, वहां का सांसद एक बार देखने भी नहीं जाए कि इस मंदिर की व्यवस्था कैसी है, तो आप सोचते हैं कि लोगों के अंदर प्रतिशोधात्मक भाव नहीं होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में पराजय के साथ बीजेपी के जो समर्थक थे, जिन्होंने गुस्से में भी वोट दिया था या दूसरे भी थे, उनको लगा कि भाई ये तो हमसे गलती हो गई है। अच्छा या बुरा, बीजेपी ही इस समय ठीक है, क्योंकि हमारे भाव को तो वही प्रकट करती है। ये सारे तो ले जाके इनको हीरो बना रहे हैं। तो वो जो लोगों के जले पर नमक रगड़ना था ना, उसके प्रतिशोध में लोगों ने गुस्से में हरियाणा, महाराष्ट्र, मिल्कीपुर, और यहाँ का परिणाम तो असाधारण है ना। केजरीवाल जी के साथ एक इतिहास का नया अध्याय लिखने की राजनीति के पहले आंदोलन में उसकी एक शुरुआत हुई थी। अगर उसका सर्वा भी चुनाव हार जाता है, 10% उसका वोट घटता है, तो ये तो भारत के उस बदले हुए ही राजनीति का प्रतीक है, जिसके परिणाम 2027 में भी दिखेंगे, उसके आगे भी दिखेंगे, 2029 में भी दिखेंगे। और भारत के इस बदलाव को अगर समाजवादी पार्टी नहीं समझेगी और चुनाव आयोग ने कर दिया, पत्रकार फलाने हैं, ये करती रहेगी, तो फिर उसकी दशा। मुझे पता है कि आप रिप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन एक बार जगदीश जी की भी बातचीत हो जाए, आम आदमी पार्टी की भी बात हो जाए, फिर सीधे आपके पास आ जाऊंगा। और रोहन गुप्ता जी एक बार जुड़ जाए तो वो भी बता दीजिएगा मेरे को, भाई पता चला कि वो शायद कनेक्शन कुछ गड़बड़ हुआ है उनका। अब जगदीश शर्मा जी, ये एक अलग तरीके का नैरेटिव है, बदलाव को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए क्या हुआ, यूपी में एक स्थिति अलग है, दिल्ली में एक अलग स्थिति है।
आप सिलेक्टिव होते जा रहे हैं? राकेश पांडे भाई, सबसे पहले तो मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि हमारा कोई दिल्ली का नेता आकर हार को स्वीकार करे। मैं आंकड़ों पर नहीं जाता हूं कि भाई प्रतिशत वोट बढ़ गया, ये बढ़ गया। मैं हार और जीत पर विश्वास रखता हूं। हम आ रहे हैं, 10 साल से जनता के बीच में नहीं गए हैं। दिल्ली के हमारे किसी लीडर को आगे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के दिल्ली की जनता के सामने माफी मांगता हूँ कि हम आप तक नहीं पहुंचे हैं और हार की जिम्मेदारी लेता हूँ। और जो सही बात यह है कि जिस तरह से केजरीवाल हारने के बाद चुप हो गए हैं, ये भी एक बहुत खतरनाक सी बात है। कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत हो गए हैं। कहीं ना कहीं या तो डरा देंगे या डर गए हैं। जो आदमी बात बात पर बोलता है एकदम शांत हो गए, ये भी एक गंभीर। ना जगदीश भाई, आप बड़ी खुलकर अपनी बातें रखते हैं। और मैं समझता हूँ आप बड़ी खुलकर अपनी बातें रखते हैं। ये कौन फूस हुआ नहीं हुआ, इस पर प्रशांत यादव जवाब देंगे। लेकिन मुझे एक बात आप बता दीजिए, तो इसी तरीके की राय क्या आप अखिलेश यादव के बारे में, सपा के बारे में भी रखते हैं? क्योंकि मिल्कीपुर के भी जनता ने एक संदेश दिया, ट्रॉफी की तरह लेकर घूम रहे थे। लोग कह रहे भाई ये ट्रॉफी नहीं है, गलती हो गई थी, गलती सुधार। भाई देखिए, ठीक है कि अखिलेश यादव हमारे पार्टनर है, हम हमारे साथ है, पर उनकी भी एक गलती है। दिल्ली में किसकी गोद में आके बैठ के नहीं बैठना चाहिए था। राहुल गांधी ने वहां दलितों की, मुसलमानों की वोट दिलाई और अच्छी दोस्ती थी। इस तरह से एक हारे हुए खिलाड़ी के साथ बैठकर ये उनका ही अपमान हुआ, हमारा नहीं है। हम तो कह रहे थे, हम तो खिलाफ लड़े हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि आगे की राजनीति किस तरफ ले जाएंगे और कैसे करेंगे। ये मामले बड़े गंभीर हैं, इन पर चर्चा करनी पड़ेगी और जांच भी करनी पड़ेगी। ना ठीक है। आज जगदीश जी आपने एक अलग बिल्कुल लाइन ले ली, आप बिल्कुल अलग आपने लाइन ले ली। आप प्रशांत यादव ये कह रहे हैं कि आपकी पूरी सियासत जो फॉर्मेट था वो पूरा फुस हो गया है। जगदीश जी को आपने सुना और ये कहीं ना कहीं ये गुस्सा है, क्रोध है, जो कह लिया जाए। 10 मिनट्स। ना मेरा कोई गुस्सा क्रोध नहीं, मैं एक सच्चाई की बात कर रहा हूँ। या तो मिलके लड़ो या ना लड़ो, पर इस तरह से एक दूसरे को धोखा देना भी। नहीं ठीक है, प्रशांत जी को रिप्लाई करने दीजिए। बोलिए प्रशांत जी। देखिए राकेश पांडे जी, पहले तो मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा भाजपा की जीत पे, और भाजपा के सारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के तमाम लोगों को जिन्होंने ये जनादेश जो है भाजपा को दिया है। तो निश्चित तौर से जैसे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि केजरीवाल जी कुछ नहीं कह रहे, उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ में ये जनादेश को जो स्वीकार किया है, हम सब ने किया है। और हम सब बधाई देते हैं भाजपा को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि जो उम्मीदें, जो आशाएं उन्होंने लोगों में जगाई हैं, जो वादे उन्होंने किए हैं, तो आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर ये सुनिश्चित करेगी कि वो उन वादों पर खरी उतरे। अगर नहीं खरी उतरेगी तो उनको जो है बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी विपक्ष में, और सोना जीना खाना सब कुछ हराम कर देने वाले हैं हम लोग, क्योंकि जनता के लिए हमेशा खड़े रहे, जनता के लिए सब कुछ छोड़ के आने वाले हम आंदोलनकारी हैं। और जनता ने जो आदेश दिया है उनके साथ खड़े होंगे, दिन रात उनके लिए आवाज उठाएंगे। तो इसकी तैयारी भाजपा को कर लेनी चाहिए। आज उनका जश्न का दिन है, लड्डू खाएं, जलेबी बांटे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन तो होगा। अन्ना हजारे जी ने क्या कहा प्रशांत भाई, वो भी आप लोगों ने सुना होगा। नहीं राकेश जी, बिल्कुल आपकी बात मैं उससे ताल्लुक रखता हूं कि हर हार जीत के बाद में जो है आकलन किया जाता है, विश्लेषण होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। वो एक पार्टी के स्तर का विषय है कि पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या संगठन होगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि जनादेश का सम्मान करना। हम जनादेश का सम्मान करते हैं। जनता ने विपक्ष की भूमिका हमें दी है, तो हमारा ये जो है जिम्मेदारी है कि 24/7 हम जनता के साथ खड़े हों, उनके कार्यों के लिए आवाज उठाएं। वो जिम्मेदारी हम बखूबी निभाने वाले हैं। ठीक है, चलिए वक्त बताएगा। आप करुणा वर्मा बताइए, जगदीश जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए। उन्होंने तो बल्कि ये कह दिया कि गोद में जाकर बैठ गए, इसलिए ये हालत हो गई है मिल्कीपुर में। देखिए, अब एक बात जरा समझनी होगी, ये जितने हैं इंडी वाले, अब तो इंडी वैसे गठबंधन रहा नहीं है, पर जितने भी थे ये एक तरह से पूरी तरह दिशाहीन है। इनकी ना कोई आइडियोलॉजी कभी रही, कभी इधर चल दिए, कभी उधर चल दिए, और अपना भद उड़ा ली, अपना मजाक उड़ा के एक उपहास का केंद्र बन गए। तो ये बात एक बिल्कुल सच है। कभी सपा कहेगी कि कांग्रेस जो है इस लायक नहीं है, बाईपोल्स में सारी सीट खाली कर दो, हम ही लड़ेंगे। कभी कांग्रेस कहेगी सपा देखो जाके आपकी गोद में बैठ गई, आप कहेगी हमें कांग्रेस ने हरवा दिया। तो सच बात यह है राकेश जी की गलती इनमें है। आपने जो बात कही, आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज हमारे जो मित्र हैं आपके, जो कह रहे हैं हम जीना हराम कर देंगे, पहले ही बोल रहे हैं हम जीना हराम कर देंगे।
अरे आपने अगर इतनी तत्परता अपने कार्यों में दिखाई होती, 29 लोग अगर इलेक्ट्रिक्यूशन से ना मर गए होते, आपके जो ड्रेन्स डिसिल्ट ना कर पाए उसके कारण, अगर स्कूलों की ये हालत ना होती, गंदा पानी ना आ रहा होता, यमुना ना साफ हो रही होती, तो ये होती ना हालत। तो आज आपको ये बात पहले तो ये स्वीकारनी होगी, जीना हराम आपको नहीं करना है, आपको आत्ममंथन करना है। आत्ममंथन, ये जो आंदोलनकारी सोचना, हम आंदोलनकारी हैं, हम जीना हराम कर देंगे, हम अनार्किस्ट हैं, अराजक हैं, ये अराजकता से बाहर निकलिए। जनता ने आपसे ये बात कही है केजरीवाल को नकार के कि थोड़ा अब आप मंथन करिए, अब आपको अराजकता नहीं दिखानी है, विपक्ष में रहकर थोड़ा शांत होइए, शांत होकर सबक लेके सीखना समझिए राजनीति होती क्या है। हर बात पे आंदोलन कर देंगे, जीना हराम कर देंगे, सड़क पर बैठ जाएंगे, गणतंत्र दिवस नहीं मनाने देंगे, ये ऐसे नहीं चलता देश। थोड़ी सब्रता लाइए अपने अंदर। जनता ने अभी आपको ये दिया, अगला आपको एनसीडी से भी सुपड़ा साफ कर देगी, पंजाब से भी कर देगी। अच्छा, थोड़ा सब्र लाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। करण वर्मा, आपकी बात हुई, प्रशांत यादव आपने भी काउंटर कर दिया। मैं जरा एक सवाल लोगों से और फिर उसके बाद जो है आता हूं कि भाई साहब आपके पास। लोकसभा चुनाव में जब जीती समाजवादी पार्टी तो अखिलेश यादव बीजेपी दफ्तर से इस बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं। दोनों हाथ उठाना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो ये तस्वीरें भी हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हुई हैं। एक बड़ा जश्न का मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म हुआ है। तो ये आप तस्वीरें देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचने की वहां पर तस्वीरें और वहां पर फिर उसके बाद नारेबाजी भी हो रही है। मोदी मोदी नाम के नारे लग रहे हैं, जेपी नड्डा का कार्यकर्ता वहां पर स्वागत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें एक साथ स्क्रीन पर रखे रहिए, कुछ और अपडेट होता है तो बताइएगा। लेकिन सवाल ये है कि एक ट्रॉफी की तरह लेकर घूमे, क्या वो नैरेटिव जो सेट हुआ था अयोध्या के नाम पर, क्या वो नैरेटिव अब टूट गया? देखिए, जनता को गुमराह किया, गलत नैरेटिव बनाया, उसको जो है इस बार उसका मुंह तोड़ जवाब यहाँ की जनता ने दिया है। और जो नकली राजा बन करके, अयोध्या में केवल एक राजा है, वो भी भगवान राम, जो नकली राजा बनाए और उनको अयोध्या जीत का नैरेटिव था सपा का, अब वो नैरेटिव टूटा है, क्या हुआ है? बिल्कुल टूट गया है, उनका घमंड खत्म हो गया है और मिल्कीपुर की जनता ने जो जनादेश दिया है वो सराहनीय है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, एक अयोध्या जीत का नैरेटिव था और ये था कि राम ने आशीर्वाद नहीं दिया, प्रभु राम ने। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को भी है, योगी आदित्यनाथ जी को भी है। और मिल्कीपुर की जनता ने ऐतिहासिक जीत दिलाई है जो पूरे देश में लोग देख रहे हैं। और इस प्रकार से हम आप ये बताएंगे कि अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को जान के उनको नकार दिया है। ठीक है, अब फराज किदवई आप देखिए, एक नैरेटिव जो आपका था कि अयोध्या जीत गए, जबकि जीते थे तब भी मिल्कीपुर की वजह से। अयोध्या शहर में तो बीजेपी तब भी आगे थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो नैरेटिव भी टूट गया क्योंकि मिल्कीपुर में जीत गई भाजपा। वो नैरेटिव इसलिए भी टूट गया कि आपकी पीडीए में सेंधमारी हो गई, क्योंकि वहां पर पासी समुदाय के लोग हैं बहुत ज्यादा, पिछड़े समाज का वोटर है बहुत ज्यादा, मुस्लिम समुदाय का वोटर है बहुत ज्यादा, सब मिला लिया जाए तो आपका वो कॉम्बिनेशन भी टूट गया। राकेश जी, देखिए, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर 3 प्रवक्ताओं को जवाब देने हैं। मेन प्रवक्ता तो चले गए, देखिए शायद रोहन गुप्ता जी नहीं बैठे। सबसे पहले तो मैं अवधेश प्रसाद जी की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने बोला कि आदरणीय अरविंद नहीं चले गए क्योंकि वहां पर जैमर लगा है, नेटवर्क में दिक्कत हुई है। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के आने का समय हो रहा है, इसलिए उनके कनेक्शन में दिक्कत हुई है। ये आपको बता दूं, आगे अपनी बात रखिए। किसी भी रीजन की वजह से चले गए, मैं कमेंट नहीं कर रहा था, मैं जनरल बात कर रहा था कि वो अब नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हारे हैं या हराए गए हैं, जो भी है। अभी अवधेश जी बोल रहे थे, साहब अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार गए हैं, अब ये हो जाएगा, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, या जो भी उन्होंने बोला हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे हैं और शायद उनकी जमानत भी जब्त हुई थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स खत्म हो गई थी, या अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री, बहुत इज्जत करता हूं मैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे आदमी थे, तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने? देखिए, लोकतंत्र में, सुनिए ना फराज किदवई, मैं नहीं टोकना चाह रहा था सर, मैं नहीं टोकना चाह रहा था, सिर्फ इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर कमेंट किया। तो प्रशांत यादव हैं अरविंद केजरीवाल जी को डिफेंड करने के लिए,
वो है आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। आप काहे उनके प्रवक्ता बने पड़ रहे हैं? अखिलेश जी, आप अपनी बात करिए ना भाई, सपा की बात करिए। आप बने पड़े आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ये प्रवक्ता भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो एक स्क्रिप्ट लिख करके भेज दिया करिए कि मुझे क्या और थोड़ा एंग्री यंग मैन की भी भूमिका निभाते रहते हैं। मुझे एक स्क्रिप्ट भेज दिया करिए राकेश अरे जी, नहीं स्क्रिप्ट आपको दे रहा हूँ। अवधेश जी, एक मिनट रुक जाइए। अरे मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे रहा हूँ फराज किदवई, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को हमने बुलाया है, वो अपना डिफेंड कर लेंगे। नहीं तो आप कहते कि आपको ज्वाइंट प्रवक्ता लिख दूं, आम आदमी पार्टी प्लस सपा के प्रवक्ता नहीं बुलाते उनको। फिर आपको नहीं लगता है कि प्रशांत यादव डिफेंड कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल को? People who are here and my good wishes to them. आप थोड़ी ना बताएंगे कि मुझे क्या बोलना है। और अगर बोलिए फराज किदवई, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। दूसरी बात अभी अवधेश जी ने कहा कि लोकसभा में जनता से गलती हुई। चलिए, इसी में समय कम है। नहीं, इसी में समय कम है। प्रियंका गांधी का बयान आ रहा था, वो हमने सुनवाया। फराज किदवई, समय कम है, लेकिन एक टिप्पणी अवधेश जी आपकी। हमने कहा स्क्रिप्ट दिया, हमने तो सिर्फ एक लाइन कहा था कि प्रशांत यादव में वो अपनी बात रख लेंगे। उनका मन है कि आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने में उनकी ज्यादा दिलचस्पी है, जबकि उनके प्रवक्ता है सपा को डिफेंड ही नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, असल में देखिए, अपने कारणों पर बात करने की बजाय व्यक्ति पर टिप्पणी करने का अर्थ है कि व्यक्ति की आइडियोलॉजी और उसकी विश्लेषणात्मक जो बुद्धि है वो कहीं न कहीं दूसरी दिशा में है। अगर विचारधारा हो तो विचारधारा पर बात होती है। मैंने जो एक विश्लेषण दिया है उसको अपने तरीके से दिखा रहे हैं। अरे अटल जी की पॉलिटिक्स केजरीवाल जी करते हैं क्या? अटल बिहारी वाजपेयी आजादी के पहले से। ठीक है, मैं समय कम है अवधेश जी, आप सबको रोकना पड़ेगा, चूंकि आज चुनावी नतीजों का दिन रहा तो सबको कम समय मिला है। आज सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कहते हुए कि ये मिल्कीपुर ने क्या वाकई नैरेटिव चेंज कर दिया, बीजेपी की दिल्ली जीत से क्या वाकई सियासत में कुछ बदलाव आया है, क्या फर्क होगा, ये समय बताएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।